30 तारीख को उनका 100 दिन का कार्यकाल पूरा होता है। इसके बाद लगातार जो उपलब्धियाँ बता रहे हैं, चाहे वो 3 सिलेंडर देने की बात हो, चाहे रोज़गार देने की बात हो, चाहे सैन्यधाम बनाने की बात हो, तमाम उपलब्धियाँ गिना रहे हैं। तो सर आप इसको कैसे देख रहे हैं? धामी जी, अभी तो कुछ पाप जो 5 साल भाजपा सरकार ने, पिछली सरकार ने किए, उसका बोझ है उनके कंधे में। अब कितना उस बोझ को उतारते हैं ये देखना पड़ेगा। और 100 दिन मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को जज करने के लिए काफ़ी नहीं है। मगर यदि फिर भी वो उपलब्धि मना रहे हैं तो मैं एक एक बात पूछना चाहूँगा कि पुष्कर जी, राज्य के लोगों को ये बता दो कि क्या ये उपलब्धि है कि मंत्री वर्सेस ब्यूरोक्रेट, मंत्री वर्सेस सचिव, क्या इसको ये उपलब्धि है? 300 लोग 4 धाम यात्रा में, कुछ रास्ते में काल कलवित हो गए, कुछ लोग धामों में काल कलवित हो गए। अब हम इस बात को इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि उसके साथ हमारी उत्तराखंड की बहुत सारी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। लेकिन इसका इसका अर्थ ये नहीं है कि ये चीज़ें नहीं हैं। बेरोजगारी इस समय जो है 8.5-9% के करीब है। हम हरियाणा के कंपटीटर बन रहे हैं बेरोजगारी के अंदर। अरे हरियाणा में तो जो है खाने पीने के और धंधे भी हैं लोगों के। दिल्ली के नज़दीक है, अनाज हो जाता है, सब्जियां उगा लेते हैं, दूध बेच लेंगे तो। लेकिन हमारे वहाँ तो जो है नौकरियां हैं। तुमने नौकरियों पर बिल्कुल जाला बन अपॉर्चुनिटीज पैदा नहीं कर रहे हो। पहाड़ों से पलायन और बढ़ गया है। मैदानों में शहरी शहरी आबादी जो है ऐसी ऐसे लग रहे हैं, शहर धीरे धीरे सारे शहर जो है वैसे ही स्लम हो गए हैं और बड़े स्लम हो जाएंगे। क्योंकि जब शहरों में सब आबादी आ जाएगी सब जगहों से तो फिर वो एक अलग से प्रॉब्लम हो रही है राज्य के अंदर। जब आप सभी क्षेत्रों को विकसित करते तो फिर ये आबादी का घनत्व केवल शहरों में कम होता। अब शहर हमारे शहरी जिंदगी कठिन होती जा रही है और गांव खाली हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको किन चीज़ों को अपने 100 दिन की उपलब्धि में गिनना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि छोड़ो 100 दिन का मामला, जो जश्न वश्न मना रहे हो तो ठीक है, मैं उस पर मगर जो है आप 1 साल के बाद इन बातों पर बात करेंगे। बल्कि मैं देवभूमि से भी प्रार्थना करूंगा 1 साल बाद मुझसे पूछना, तब हम अपना विश्लेषण बताएंगे। जो भी मामले होते हैं, अभी अग्निवीर योजना आई थी, उसमें तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष अपना अलग पीछे करते हैं, उसके बाद प्रीतम सिंह अपना अलग पीछे करते हैं, और उसके बाद जब उनसे पूछा भी जाता है सर आपके बारे में तो बोलते हैं कि बहुत वरिष्ठ नेता हैं वो अपना खुद काम कर रहे हैं। और दूसरी बात सर ये है कि जो संगठन, जो कांग्रेस का संगठन है, वो कहीं ना कहीं जो सरकार को घेरना चाहिए, जिस बात पे सरकार को बोलना चाहिए, उसको लेके कहीं ना कहीं आवाज़ नहीं उठ पाती, चाहे वो सदन हो चाहे सड़क हो। देखो, सब एक ही साथ कैसे काम करते दिखाई देंगे, ये मैं उत्तराखंड मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ। क्योंकि ये गलत परसेप्शन बन रहा है। हर व्यक्ति अपने ढंग से काम करता है, लेकिन एक पार्टी के जो व्यापक सिद्धांत होते हैं उसके अंदर काम करता है। संगठन के उस आखिर जो कुछ भी कोई कमाएगा कांग्रेस का नेता, यदि गरिमा दशौनी कुछ बढ़िया काम कर रही है तो वो कांग्रेस के खाते में तो जाएगा ना, लाभ तो उसका कांग्रेस को होगा। उसी तरीके से यदि यदि मथुरा जोशी कोई बढ़िया काम करते हैं तो कांग्रेस के खाते में जाएगा। तो यदि कोई और नेता कुछ काम कर रहा है तो वो कांग्रेस के खाते में जाएगा। हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, काम करें, अपने अपने क्षेत्रों में काम करें, नए क्षेत्रों में काम करें, ताकि जहाँ देखो वहाँ कांग्रेस दिखाई दे। यदि हम सारा बर्डन पूरी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पर डाल देंगे या 25, 30, 40, 50 की जो कार्यकारिणी बनेगी उस पर डाल देंगे, काम नहीं चलेगा। हम कांग्रेस के विषय में बात करने की जिम्मेदारी केवल 25 प्रवक्ताओं पर नहीं छोड़ सकते। उसके लिए हर किसी को अपने को प्रवक्ता मानना पड़ेगा। हमको जगह जगह बातों का जवाब देना पड़ेगा। मगर एक बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, हमारी लक्ष्मण रेखा है
कि हम पार्टी के सिद्धांत से बाहर बात न करें। सर आपकी सरकार में 2 मेडिकल कॉलेज बना था उस समय में। अब मैं बात करूंगा यहाँ के स्वास्थ्य की, चाहे दोनों अस्पताल हो, चाहे कोऑर्डिनेशन हो, चाहे आयुर्वेदिक अस्पताल हो, जिस प्रकार से वहाँ मरीज जा रहे हैं, खासकर इमरजेंसी में तो मरीज को डॉक्टर तुरंत मिलना चाहिए। जो स्वास्थ्य मंत्री दावे करते हैं कि हमने पहाड़ों पे एमबीबीएस डॉक्टर की तैनाती की है, और जब देहरादून राजधानी में कोई 2 घंटे 3 घंटे मरीज के पैर से ब्लीडिंग हो रहा है और इमरजेंसी में डॉक्टर मौजूद नहीं है, तो स्वास्थ्य का लेने से क्या फ़ायदा है? लोग कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल छोड़ के प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। सर इस पर क्या कहना आपका है? ये शिकायतें बराबर आ रही हैं, अब इसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं एक बात जानता हूँ, उत्तर प्रदेश में मेडिकल सेवाओं जो हमसे लगी हुई एरियाज हैं उनमें तुलनात्मक रूप से कमज़ोर है, और इसलिए उत्तराखंड के ऊपर एक और राज्य के बराबर जनसंख्या का दबाव है। देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, हल्द्वानी हो, इन अस्पतालों में अतिरिक्त दबाव है, तो इसलिए भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं जो व्यवहारिक कठिनाई है उसको भी समझता हूँ, लेकिन कुछ मैनेजमेंट संबंधी कठिनाइयाँ हैं। उसको जो मैनेजमेंट संबंधी कठिनाइयाँ हैं या नीतिगत कठिनाइयाँ हैं, उनको तो सरकार को दूर करना चाहिए। अब मशीन काम नहीं कर रही है, 3-3 महीने मशीन को ठीक करने में लग जा रहे हैं, तो ये इसके लिए क्या डिफेंस है? मैं स्वास्थ्य मंत्री के इस बात को समझ सकता हूँ कि भाई यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस पर, यहाँ के हॉस्पिटल्स पर दबाव बहुत है, लेकिन मैं इसको समझने में विफल हूँ कि जो है मशीनें काम नहीं कर रही हैं या और कोई तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, उनको तुम दूर क्यों नहीं कर पा रहे हो? सर एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि जिस प्रकार से यहाँ पे लगातार युवा सड़कों पे हैं, सचिवालय कुछ करते हैं, मुख्यमंत्री आवास कुछ करते हैं, लगातार धरने दे रहे हैं और लगातार बहुत सारी भर्तियाँ आती हैं जिसका रिजल्ट भी नहीं आ पाता है, वो मामला चला जाता है अदालत में। उसके लिए कि जो युवा सोचता है कि हम रोजगार मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ एक छलक धोखा भी होता है कि उसको लास्ट में उसको धरना देना पड़ता है। जो युवा चाहता है वो उसके साथ नहीं हो रहा है इस समय। बेरोजगार नौजवानों की भावना को समझते हैं और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको भी समझते हैं, और ये अब 6ठा साल है इस अन्याय का। मगर क्या है, उनके माँ बाप जो है यदि सावधान 22 पसेरी करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमने 32,000 लोगों को 3 साल के अंदर सरकारी नौकरियों में लगाया, सारे विभागों में भर्तियां भरी और 18,000 के लिए अध्याचन जारी करके गए। अब हमको और भाजपा को एक ही तराजू में तोल दिया, तो आप किससे सवाल करोगे? आप किससे सवाल करोगे? जब हम भाजपा से सवाल करते हैं वो कहते हैं जनता ने फैसला किया है, जनता तो हमारे साथ है, और बात सही है। अब मान लिया कोई मुझसे कहता है कि बहुत कह रहे हो, 17,000 से हारे हो, और मैं 25,000 से जीता हूँ, 30,000 से जीता हूँ। अब जब भाजपा, जनता ही तो पैमाना है ना, थर्मामीटर तो जनता है। तो थर्मामीटर तो हमको बीमार बता रहा है, उनको तो स्वस्थ बता रहा है जनता का थर्मामीटर। तो किससे क्या करें? तो ये देखिए, जब तक जागरूकता नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है, इसको जब तक बेरोजगारी को राज्य सवाल नहीं बना पाएगा, जनता सवाल नहीं बना पाएगी, तब तक ऐसे लोग निकल जाएंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस चुनाव में गई, अपने थीम को चेंज किया, अपने बॉडी लैंग्वेज को चेंज किया, मतलब पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस आएगी। देखो, मेरी तो समझ में एक कारण आया कि भाजपा ने जो हमने आवरण बनाया था उत्तराखंडियत का, हमने उत्तराखंड के ही सवालों पर लोगों के दिमाग में बैठ गया था, यदि उत्तराखंडियत के नमूने को इम्प्लीमेंट करने का मौका कांग्रेस को देना चाहिए। उसका तोड़ उन्होंने निकाला, और ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ जो है
उसका तोड़ बना। किसी मुसलमान ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि साहब मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, मुझे तो किसी ने कहीं मतलब सपने में भी नहीं सोच सकता है कई बात को जो है, लेकिन अचानक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बनता है और 6 राज्यों के मुख्यमंत्री लोग, बार बार केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री सब घूम घूम करके कहते हैं कि हम तो तुमको फ्री गेहूं चावल दे रहे हैं और हरीश रावत तुमको मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे रहा है, तुम चुनो दोनों में से किसको चुनते हो। और जब इतने बड़े स्तर पर एक झूठ को लोगों के दिमाग में डाला जाएगा, है? तो क्या किस चीज को कारण समझें आप। अभी सर भाजपा की जो राष्ट्रीय कार्य समिति है उसका बैठक थी तेलंगाना में, जहाँ पे उसके तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे, तमाम को अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सारे लोग आए थे। तो वहाँ पे अमित शाह का एक बयान आया था कि भाजपा यहाँ पे राज करने के आई है 30 से 40 साल के लिए, उसके पहले कांग्रेस नहीं आने वाली है, उनका ही नारा था। और सर चुनाव में भी 2024 में चुनाव है, तो सर उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या कांग्रेस 2024 में वापसी करेगी? क्या आप खुद 2024 में चुनाव लड़ेंगे? अच्छा, हमें जरा से एक बात बताइए, आज देश के अंदर दुनिया में सर्वाधिक बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। क्या आप 2024 में से आगे भी 40 साल तक एक बेरोजगार हिंदुस्तान देखना चाहते हैं? कोरोना काल में सर्वाधिक मौतें हमने इंग्लैंड और अमेरिका सबको सरपास कर दिया। सड़कों पर मौतें कि लोग अपने घर आने के लिए सड़कों पर निकले और भूखे प्यासे मर गए मास लेवल पर। क्या उस मंजर को फिर से दोहराना चाहते हैं हम? देश की अर्थव्यवस्था आज नीचे की तरफ जा रही है। कई लोग चेतावनी दे रहे हैं कि हमको श्रीलंका से सबक लेना चाहिए, और इसलिए अंधाधुंध लोगों पर टैक्स थोपे जा रहे हैं, जीएसटी से लूट की जा रही है अपने इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए। पेट्रोल डीजल आदि पर जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके आज ही 50 रुपया शायद गैस सिलेंडर का फिर बढ़ा दिया है, 50 से 25 रुपया जो है तो फिर बढ़ा दिया है। तो ये क्या आप ऐसा ही चाहते हैं 2024 और 24 से आगे 40 साल तक यही सब कुछ हो? एक असहिष्णु भारत बना दिया है। सर चलते चलते मैं यही पूछना चाहूँगा, क्या 2024 में फिर से आप चुनाव लड़ेंगे? युवाओं में जोश भरने के लिए मैदान उतरेंगे? मुझे अपनी किसी सुविज्ञ पंडित को दिखानी पड़ेगी आखिर मैंने कितने चुनाव लड़ने हैं और कितने चुनाव हारने हैं, तो कुंडली दिखानी पड़ेगी लगता है। हाँ? अब बहुत लड़ ली है। हाँ, अब बहुत लड़ ली है। सर समय बहुत कम बचा है, अब तो चुनाव मतलब मैंने कहा ना बहुत लड़ ली है। अब बाकी कुंडली दिखाएंगे किसी पंडित जी को। धरती भूमि से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।